2016 का पेपर है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का है, हरियाणा एग्जाम, ठीक है, तो वहां का ये है, 2016 का पेपर है। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए, बसोहली चित्रकला की खोज, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बसोहली चित्रकला की खोज किसने की थी। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो इसकी खोज की जो बात करेगा, तो आप जानते हैं कि बसोहली शैली की खोज की जब भी बात की जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अजीत घोष आपके पास है। बसोहली शैली की खोज 1929 में अजीत घोष के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यही हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न क्या है कि मूर्ति के कितने आयाम होते हैं। जो आपकी मूर्तिकारी है उसके कितने आयाम होते हैं, ध्यान रखना। मूर्तिकारी तो ये 3 डायमेंशियल होती है, जो मूर्तियां आपकी होती हैं वो 3 डायमेंशियल होती हैं। कैसी होती हैं? 3 डायमेंशियल मूर्तियां होती हैं, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला होगा। उसके पश्चात 93 क्या कह रहा है उसको देखिए। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे। अब इस प्रश्न को समझ लेते हैं पहले। जैसे आप जानते हैं, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किशन सिंह के साथ में जाते हैं। किशनगढ़ शैली की स्थापना की जब बात करती है तो राजा रूप सिंह हमारे पास चार्ट में वहां पर लिखे हैं, रूप सिंह की बात की जाती है। अब यहाँ पर रूप सिंह है नहीं, प्रश्न आपको दिया है उसने कि किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे। अब अगर इस प्रश्न को देखें और इसका जो फाइनल उत्तर होगा उसको देखें, इसका मतलब ये थोड़े हो जाएगा कि किशनगढ़ स्कूल चित्रकला के संस्थापक सामंत सिंह हैं। प्रश्न सेम रहेगा, लेकिन अगर विकल्प में ऊपर के राजा वहां से निकल के आ जाएंगे तब ये नहीं सही होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आपके पास क्या है, यहाँ पर कंडीशन आपके पास ये है कि आप सामंत सिंह के अलावा किसी और को चुन नहीं सकते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए और विकल्प क्या है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो राइट आंसर हम चुनेंगे वो सामंत सिंह ही हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि किशनगढ़ स्कूल से और कोई विकल्प में आपके पास है नहीं, इसलिए, ठीक है, इसलिए। तो ये ध्यान रखना, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद है कि कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है। कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, अगर विकल्प में यहाँ पर हुसैन होता तो हम क्या लगाते, बताइए। चर्चा आपसे की जा चुकी है इस पे। अगर यहाँ पर हुसैन होता तो हम क्या लगाते, अब हुसैन नहीं है तो क्या लगाएंगे, तब हम किसके साथ चलेंगे, यामिनी राय के साथ चलेंगे, ये ध्यान रखना। यामिनी राय की खास विशेषता आपको, पिकासो के बारे में आपको 2-4 पॉइंट पता होने चाहिए जो टीजीटी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो अभिनयों की स्त्रियां, वो चित्र आपको पता होना चाहिए, जो घनवाद का पहला चित्र माना जाता है, ठीक है। मैंडोलिन वादक एक चित्र इनका अच्छा है, तीन संगीतज्ञ वाला, 3 म्यूजिशियन वाला, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग आपकी आती है गुएर्निका, कौन सी पेंटिंग आती है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग कौन सी आती है, गुएर्निका। 1882 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ, स्पेन। कहाँ हुआ था इनका जन्म, स्पेन में हुआ था पिकासो का। तो ये पिकासो से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस कला आंदोलन से संबंधित था, तो घनवाद नामक कला आंदोलन से मुख्य रूप से संबंधित था, लेकिन साथ ही साथ इसने अभिव्यंजनावाद, अत्यथार्थवाद और घनवाद के तो मुख्य थे ही, लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने अभिव्यंजनावाद, ठीक है, जो अभिव्यंजनावाद और अत्यथार्थवाद, इन कला आंदोलनों और इन शैलियों में भी इसने काम किया था, तो ये ध्यान रखें। अब आते हैं यामिनी राय पे। आप जानते हैं 1887 की यामिनी राय हैं, लोक कलाकार के रूप में भारत में जाने जाते हैं, लोक कलाकार के रूप में भारत में जाने जाते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नंदलाल बोस 1882 के हैं, मुंगेर जिला बिहार में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेम्परा माध्यम इनका खास विशेषता, आधुनिक टेम्परा तकनीक का जनक भारत में किसी को माना जाता है तो नंदलाल बोस को माना जाता है। कई सारे क्वेश्चन है, शारनिकेतन वाला जो पॉइंट आता है, कला भवन वाला, शारनिकेतन में जो आपका स्थित है कला भवन, 1922 से 57 तक उसके अध्यक्ष रहते हैं, वो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। चित्रों में तो आपके ढेर सारे चित्र, हरपुरा पोस्टर्स, कांग्रेस अधिवेशन, वो ध्यान रखना है, ठीक है। शिव, हेड ऑफ शिवा, शिव का विस्पान, सती, कुरुक्षेत्र, ठीक है, बकरी और मेष, मेष यानी कि मतलब वो बुद्ध और मेष, ठीक है, वो अपना ध्यान रखना। तो कई सारे चित्र भी हैं, तो आप चित्रों को भी ध्यान रखें। हलदार को जानते हैं, 1890, जोड़ा संघो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के भांजे थे, यानी कि हलदार के मामा जी थे अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, वो ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चित्र जो इनका कौन सा है, ठीक है, अकबर एक निर्माण कर्ता के रूप में, कुणाल पुत्र अशोक, ठीक है, वो एक पॉइंट आ जाता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है लव का संगीत,
ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लखनऊ आर्ट विद्यालय के प्राचार्य रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेक्सिट शैली, इन्होंने चित्रकला को एक नई टेक्निक दी जिसको हम लेक्सिट शैली के नाम से जानते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1890 में इनका जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल 1913 बुडापेस्ट हंगरी, लूसिया साइमोन की कार्यशाला में, ठीक है, इन्होंने शिक्षा ली और अपनी कार्यस्थली भारत बनाई। शिमला में इन्होंने अपना स्टूडियो खोला, लाहौर में इनकी मृत्यु हुई। ये आपको ध्यान रखना है। चित्रों में सबसे इंपॉर्टेंट चित्र का कई 5 चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय महिला, ठीक है, वधु का श्रृंगार, केले बेचने वाले, फल बेचने वाले, ठीक है, और दक्षिण भारत के हाट बाजार, वो इंपॉर्टेंट चित्रों में से हैं। वुमेन ऑन चारपाई और हल्दी ग्राइंडनर्स है और हाथियों का स्नान। तो इस प्रकार के कई सारे चित्र हैं, वो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, मुगल काल में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रों का चितेरा किसे कहा जाता है? एक कलाकार को आपको पहचानना है जो मुगल दरबार का श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार की श्रेणी में रखा जाता है, तो कौन सा कलाकार होगा, बताइए? बिशन ठीक है, तो ध्यान रखें कौन सा कलाकार है, बिशन दास मुगल शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार है। तो बिशन दास के साथ चलिए राइट आंसर अपना निकाल लीजिए। आइए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? इसको शॉर्टकट में POWM भी बोलते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। ध्यान रखना, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इसको शॉर्टकट में POWM भी बोला जाता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ध्यान रखना, इसको कहाँ है? मुंबई में है। ध्यान रखना, 1905 इसकी स्थापना, 1905 की बात आती है तो ध्यान रखना 1905 ही तो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बोलो भाई, आप लोगों के पास तो लिखा हुआ है भैया, बताइए, किसी को याद है? चलिए बताइए याद करके तब तक। 97 किशनगढ़ ही है, ठीक है, आगे आइए। हाँ, आगे आइए। किशनगढ़ चित्र शैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था? तो किशनगढ़ शैली का मशहूर चित्रकार कौन सा है? निहाल चंद्र है। ठीक है, कौन सा है? निहाल चंद्र है, ध्यान रखना। कौन सा है? निहाल चंद्र है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न एक बड़ा घुमाऊ प्रश्न है, बड़ा घुमाऊ प्रश्न है, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को बड़ी सावधानी के साथ निकालेंगे तर्क के आधार पर। देखिए कैसे। एक प्रश्न है कि बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया? आप लोग बताएंगे पहले कि इनमें से कौन सी टेक्निक को उसने अपनाया था, मतलब बंगाल शैली के जो कलाकार थे उन्होंने किस टेक्निक को अपनाया था? वास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या निकालेंगे हम? वास। सभी पे दिमाग नहीं जाना चाहिए किसी का, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी कलाकार आगे, जैसे छितिंद्र मजूमदार की बात की जाती है, के वेंकटप्पा की बात की जाती है और नंदलाल बोस की बात की जाती है, ये जितने भी कलाकार थे, ये जब तक बंगाल शैली का जो चरमोत्कर्ष चल रहा था तब तक इन्होंने विधिवत टेम्परा माध्यम में काम नहीं किया। ठीक, सारे के सारे कलाकारों ने वास माध्यम में ही काम किया। जैसे ही ये कलाकार अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग जगहों पे भेजे जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रारंभ में वास शैली में ही काम किया, वास शैली में मुख्य रूप से बना, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे थे जो बाद में टेम्परा माध्यम में काम किए। लेकिन उस समय बंगाल शैली का जो चरमोत्कर्ष था, जो बंगाल शैली का मेन एम था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो खत्म हो चुका था। उसके बाद इन आर्टिस्टों ने टेम्परा माध्यम में भी प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है कि बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया? तो यहाँ पर वास शैली, ध्यान रखना, इन कलाकारों ने वास शैली को अपनाया। ये मुख्य आंसर हमारा होगा, जो राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक, ये हो गया आपका। क्लियर है बात सभी को? जी सर, ठीक। आगे आइए। इनमें से कौन सी मूर्ति एलोरा गुफाओं से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखना, पूछ रहा है कि नहीं है। तो आप जानते हैं एक मूर्ति इसमें जो है, जो इस गुफा से संबंधित नहीं है, इसका संबंध कहाँ से है? एलिफेंटा से है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका एलिफेंटा से है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बाकी की सारी मूर्तियां एलोरा की हैं और ये एक जो मूर्ति आपकी है ये एलिफेंटा से है। ठीक, ये आपका राइट आंसर यहां से निकलता है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है इस पेपर में,
ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि पटना शैली का दूसरा नाम क्या है। तो पटना शैली का दूसरा नाम आप जानते हैं क्या है, कंपनी शैली। गुजराती शैली का संबंध अपभ्रंश शैली से है, अपभ्रंश शैली से है, ये ध्यान रखना। दक्षिणी शैली या डेक्कन स्टाइल, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में बहमनी राजवंश के विघटन के पश्चात 5 नए राज्यों का उदय होता है, अहमदनगर, बराड़, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर। ठीक है, ये सारे के सारे जो राज्य थे वो डेक्कन के पठार के, जो डेक्कन का पठार दक्षिण भारत में कहलाता है, वो जो क्षेत्र था वो इस चित्रकला का मुख्य क्षेत्र था, इसलिए इसको डेक्कन शैली या दक्षिणी शैली, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है, ध्यान रखना। राजपूत शैली आप जानते हैं, राजस्थान के राजपूत राजाओं के संरक्षण में जो चित्रकारी की गई उसको राजपूत शैली, राजस्थानी शैली, हिंदू शैली और आदि नामों से जाना जाता है, वो ध्यान रखें, वो अलग पॉइंट है। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह कला प्रेमी नहीं था। इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, बताइए। औरंगजेब। औरंगजेब को हटा देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, औरंगजेब को हटाएंगे। ठीक है, कारण पता है, बाबर को चित्रकला से प्रेम था या कला से प्रेम था, उसको स्थापत से भी प्रेम था, इसलिए उसने स्थापत का भी निर्माण करवाया। उसको लेखन में भी प्रेम था, तो उसने अपनी आत्म कथा तुजुक बाबरी स्वयं लिखी। तीसरा पॉइंट, गायन में भी उसकी रुचि थी, इसलिए उसने मुंबईया पद्य शैली की, एक गायन शैली का विकास किया। चौथा पॉइंट चित्रकला को लेकर के आते हैं, अगर वो चित्रकला प्रेमी नहीं होता तो वो बेहजाज जैसे कलाकारों की इतनी सूक्ष्म बारीकता के साथ उसकी कमियां या अच्छाइयां वो नहीं लिखता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका दिमाग बाबर पे जा रहा होगा, इसलिए हम आपका दिमाग बाबर पर नहीं जाने देंगे। आपका जो राइट आंसर निकलेगा औरंगजेब। औरंगजेब को कला से प्रेम उतना नहीं था, इसीलिए उसके दरबारी कलाकार दरबार छोड़ छोड़कर भागने लगे थे। यानी कि हम मुगल शैली या मुगल स्थापत्य, मुगल शैली जो कुछ है, इन सबका पतन किसके समय देखते हैं, औरंगजेब के समय में देखते हैं, क्योंकि अगर राजा को कला से प्रेम होता तो ये कलाएं नष्ट नहीं होती। तो यहाँ का जो राइट आंसर निकलेगा वो औरंगजेब है, ये ध्यान रखना। आगे आइए, अगला प्रश्न, मेवाड़ चित्रशैली का मुख्य कला केंद्र क्या है। दो में आपको डाउट होना चाहिए, नाथद्वारा और उदयपुर। अब इन दोनों में हमें मुख्य कला केंद्र के बारे में देखना होगा, तो हम जो राइट आंसर चुनेंगे वो है उदयपुर। मेवाड़ शैली का सबसे मुख्य केंद्र क्या होगा, उदयपुर होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा, उदयपुर होगा। ठीक है, नाथद्वारा भी मेवाड़ शैली का एक केंद्र ही है, उपकेंद्र ही है, ये पिछवई चित्रण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेकिन वहां पर विकल्प की कंडीशन के अनुसार हम वहां पर क्या चुनेंगे, हम वहां पर उदयपुर ही चुनेंगे, ये हमें ध्यान रखना होगा। बात क्लियर है। आगे आइए, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, सांची स्तूप कौन से राज्य में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। ध्यान रखना, मौर्य काल का है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में आप हाँ, और भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप दोनों कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कटरा की बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है। तो कटरा एक टीला है, कटरा क्या है, एक टीला है जो कि मथुरा में है। ठीक है, एक कटरा टीला है, एक कंकाली टीला है, ये भी मथुरा में ही है, कंकाली टीला। तो कंकाली टीले से मथुरा में जो मूर्तियां मिलती हैं वो कुषाण काल की हैं, और कटरा टीले से जो मूर्तियां मिलती हैं वो गुप्त काल की हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा कि कटरा टीले की बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति का संबंध किस काल से है, तो वो गुप्त काल से है, ये ध्यान रखना। कटरा टीला गुप्त काल का है, कंकाली टीला कुषाण काल का है, और एक गया में है, एक गया में है कुर्की हार। गया में एक टीला मिलता है, कुर्की हार में एक टीला है जहां से पालकालीन बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। कुर्की हार क्या है, कुर्की हार, पालकालीन बौद्ध मूर्तियां इस जगह से मिलती हैं, पालकालीन बौद्ध मूर्तियां, और पालकालीन बौद्ध मूर्तियां इस जगह से मिलती हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आइए, महाबलीपुरम कला केंद्र संबंधित है। जो महाबलीपुरम कला केंद्र है वो किस राजवंश के, किस वंश या किस काल से संबंधित है, तो आपको पता है पल्लव काल। किस काल से है, पल्लव काल से, ध्यान रखना। पालों का क्या है, ओदानपुरी नालंदा, ओदानपुरी नालंदा, ठीक है, और आपकी पाल शैली पालों की है।
पल्लवों के महाबलीपुरम, कांचीपुरम में जो मंदिर हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे खास जो पल्लवों की जो सबसे खास कला के नमूने आपको कहाँ मिलेंगे? महाबलीपुरम में मिलेंगे। राष्ट्रकूटों का एलोरा एलिफेंटा में मिलेगा, और चालुक्यों का 3 जगह बादामी, आईहोल, पडक्कल, महाकुटेश्वर, इन 4 जगहों पे बादामी की कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। ये ध्यान रखना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चलिए, राजेश्वर मंदिर तंजौर का किसने बनवाया था? तो राजेश्वर मंदिर या राजेश्वर मंदिर राजा राज ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। राजा राज ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। चोलकालीन मंदिर की बात कर रहा है आपसे, ये चोल वंश के राजा थे, राजा राज चोल वंश के राजा थे, इन्होंने राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है कि कौन से कलाकार ने लकड़ी और कपड़े द्वारा काटम कुटुम नामक बुत बनाया था? इधर लिखा काटम कुटुम स्कल्पचर, तो बुत का मतलब स्कल्पचर है, ध्यान रखना, ठीक है। किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, उन्होंने तुलिका त्याग दी थी। आप जानते हैं कि 1941 में रविन्द्रनाथ के महाप्रयाण का चित्रण करने के पश्चात उन्होंने तालिका तोड़ दी, और पेड़ों की जड़ें, पेड़ों की छाल, ठीक है, लकड़ी, कटे जड़ें, ठीक है, कपड़ा वगैरह ये सब लेकर के कुछ मूर्तियां उन्होंने गढ़ी, ठीक, कुछ मूर्तियां उन्होंने गढ़ी, कुछ मुखौटे उन्होंने बनाए, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्तियां या मुखौटों को बनाने की जो शैली थी उसको काटम कुटुम नाम दिया गया था, जिसके निर्माणकर्ता अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, ध्यान रखना। 1871 जोड़ासांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल, 1848 किलमन्नूर केरल, और 1906 रामकिंकर बैज कलकत्ता, वही कौन सा? बांकुड़ा जिला, ठीक है। कौन सा जिला है रामकिंकर का? बताइए। यामिनी राय को तो आप देख ही चुके हैं, 1887, कौन सा? 1887 कलकत्ता के हैं ये भी, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल नाम, ध्यान रखना है। नहीं बताया रामकिंकर बैज कहाँ का जन्म हुआ था? बताइए भाई, किसी को याद नहीं है क्या? है मतलब जन्म नहीं याद है इनका? रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्थान क्या है? कौन बताएगा? बांकुड़ा ही हुआ था, बांकुड़ा सर। मैं तो बोलना, हाँ हाँ, भाई काम नहीं किया था, बोल रहा था सर, लगा कि बोल रहे हैं। नहीं, बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए ना साथ ही साथ में, एक ही लोग थोड़े बोलेंगे। आइए 1908 में चलते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का संबंध है, संबंध का मतलब है आपसे धर्म पूछ रहा है कि इन मंदिरों का धर्म क्या है, वैष्णव मत से है, बुद्ध मत से है, इस्लाम मत से है, जैन मत से है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आप पढ़ते हैं ना, जो टाइटल नेम, हाँ, जो टाइटल है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो सीधी सी बात है, राइट आंसर क्या निकलेगा? जैन मंदिर। सोलंकी वंश के राजाओं द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, जो माउंट आबू नामक पर्वत पर बनाए गए हैं। और ये माउंट आबू जो पर्वत है, माउंट आबू पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित हैं। नागर शैली के मंदिर हैं, संगमरमर में बने हुए हैं, और नागर शैली के सबसे अलंकृत मंदिरों की श्रेणी में इनको रखा जाता है, ध्यान रखना। सोलंकी वंश के राजाओं ने बिमल शाह बसही, लूण शाह बसही, ये जो थे, ये सारे के सारे लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। 109 नंबर। अभ्रंश चित्रशैली, मार्बल का पता चला? कौन सा मार्बल? इनमें कौन सा मार्बल यार? वही सफेद संगमरमर ही है। हाँ, सफेद संगमरमर ही है उसमें, तो वही मकराना वाला है, वही रखो, मकराना वाला हमें नहीं मिला है भैया। हाँ, मकराना वाला ही है। आइए, अभ्रंश चित्रशैली किस चित्रशैली पर आधारित है? यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, धर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभ्रंश शैली आप जानते हैं किस शैली से है? जैन शैली से है, ध्यान रखना, किस शैली से है? जैन शैली से। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला भारतीय कला विद्यालय इनमें से कहाँ शुरू हुआ था? इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे।
बताइए। सर मद्रास में। मद्रास। 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 मुंबई वाला कब स्थापित हुआ? 1857। 57। दिल्ली वाला 1942। वकील वाले की बात अगर रखेंगे तो 1926। ठीक है। 26। कलकत्ता 1854 और मद्रास 1850। आगे आइए। गंधार मूर्तिकला पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो गंधार मूर्तिकला पर ग्रीक शास्त्री लिख के भी आपको दे सकता है, या ग्रीस लिख के आपको दे सकता है, यूनान लिख के आपको दे सकता है, या हेलेनिस्टिक लिख के दे सकता है। किसका? हेलेनिस्टिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग किया गया। तो लघु चित्रों की जो शैली थी, जो मिनिएचर पेंटिंग्स आपकी थी, उसमें प्राकृतिक और खनिज दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, प्राकृतिक और खनिज दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। 113 नंबर क्या है कि इनमें से कौन सा कला केंद्र दक्षिणी कला नहीं है? यानी कि जो डेक्कन शैली आपकी थी, जो डेक्कन आर्ट आपकी थी, उनमें से कौन सा कला केंद्र नहीं है? तो गंगानगर नहीं है। गंगानगर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखना। बाकी सारे के सारे जो सेंटर हैं वो दक्षिणी शैली के उप केंद्र हैं, जहां पर चित्रकला या चित्रकारी की गई थी। अगला एक कलाकार है चित्रकार मनसुख, जिसको हम नैनसुख भी पढ़ सकते हैं, का संबंध किस चित्र शैली से है? तो हम किसके साथ लेकर चलेंगे उसको? गुल्लेर के साथ लेकर चलेंगे। ध्यान रखना, इस पे बात आपसे पहले की जा चुकी कि नैनसुख को कहां चुनेंगे? गुल्लेर के अंतर्गत। आइए, 115 नंबर क्या है, देखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प पुरुष धड़। ठीक है, उधर लिखा होगा मेल टोरोसो। माध्यम पूछ रहा है कि ये किस माध्यम में है? तो संगमरमर से बनी चीजें आपको मिलती नहीं है। धातु की एक मूर्ति आपको मिलती है, भैंसा मिलता है, और नर्तकी की मूर्ति मिलती है, कांसे का रथ मिलता है। ये सब चीजें आपको कांसे की मिलती हैं, तो ये भी नहीं होगा। टेराकोटा की आपकी अधिकांश जो ये आपकी मोहरे हैं, जो स्टेटाइट पत्थर या भी लिख किया जाता है, टेराकोटा। और मात्र देवी की जो मूर्तियां हैं वो टेराकोटा में है, यानी कि पुरुष धड़ काहे में है? रेड लाइम स्टोन में है, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा मेल टोरोसो के लिए? पुरुष धड़ वाला, तो वो रेड लाइम स्टोन में है। आगे आइए, प्रश्न संख्या, कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या है? या कांगड़ा शैली की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें हम सभी के साथ चलेंगे। धार्मिक थी तो धर्म से संबंधित तो चित्रकारी है ही है, कोई दिक्कत नहीं। आम जनजीवन, ठीक है, आम जनजीवन का चित्रण किया गया है। जैसे सोनी महिवाल, जो फोक लोग स्टोरीज थी, जो आम जनजीवन में ये कहानियां व्याप्त थी, सोनी महिवाल, हीर रांझा की जो कहानियां व्याप्त थी वो। ठीक है, और मेले त्योहार, तो यानी कि यहाँ पर सभी विकल्प हैं, ये ध्यान रखना। कांगड़ा शैली की विषय वस्तु ये सभी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे आइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से क्या चित्रकला का षडांग का हिस्सा नहीं है? यानी कि षडांग का इनमें से कौन सा अंग नहीं है? तो आप जानते हैं रेखा रूप रूप भेदा प्रमाणान भावलामन योजनम सादृश्य वड़िका भंग इत चित्र षडंकम। इसमें संतुलन जो संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ये षडांग में नहीं है, तो इसलिए यहाँ का जो राइट आंसर क्या होगा? संतुलन। ये इसको खत्म करेंगे। बनी ठनी का संबंध किस कला शैली से है? तो आप जानते हैं राजस्थानी शैली की उपशैली मारवाड़ शैली, और मारवाड़ शैली के उपकेंद्र किशनगढ़ में ये चित्र चित्रित किया गया था राजा सावंत सिंह के समय में, और ये चित्र निहाल चंद्र का है। इसमें राजा सावंत सिंह की प्रेयसी, प्रेमिका, ठीक है, जो बनी ठनी जी थे, उन्होंने उसको राधा के रूप में अंकित करवाया। तो ये राजस्थानी शैली का एक फेमस चित्र है, ये ध्यान रखें। आगे चलिए, कौन से रंगों में हाइलाइट दिखाने के लिए सफेद कागज ही छोड़ दिया जाता है? तो आप जानते होंगे कि किस रंग में, किस माध्यम में व्हाइट कागज छोड़ दिया जाता है? जल रंग में। जल रंग में, वाटर कलर में जब हम काम करते हैं, तो अगर कहीं आपको खाली स्थान या कुछ सफेद मतलब लाइट पार्ट दिखाना हो, या सफेद रंग कहीं पे लगाना हो, तो उसके लिए हम सफेद रंग यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? कागज की जगह ही छोड़ देते हैं।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जल रंग की विशेषता। शेर स्तंभ, इंग्लिश में देखिए लाइन कैपिटल लिखा होगा, तो मौर्य काल का ये शेर स्तंभ मौर्य काल का है, लाइन कैपिटल। ठीक है, ये कहाँ है, ये सारनाथ से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। रंपुरवा में बैल है, रंपुरवा के स्तंभ पर बैल है और सारनाथ के स्तंभ पर शेर था, तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आइए, जैन चित्रशैली का धरातल था, इस पे चर्चा आपसे खूब की गई थी, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर 3 विकल्प हों तो यानी कि क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा अभ्रंश शैली से आपसे पूछ रहा है, तो तीनों हैं, तो यहाँ पर विकल्प क्या सही होगा, सभी सही है, ये ध्यान रखना, क्या सही है, सभी सही है, ये राइट आंसर निकलेगा यहाँ से। क्लियर है बात? बात कंफर्म है? आगे चलिए। यही सर एक थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न, थोड़ा सा कठिन टाइप का, जिससे मतलब लगा है तीनों वाला। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर आप जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्तिकला के लिए कि म्यूरल के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? मूर्तिकला के लिए सर। म्यूरल और किसी का कोई आंसर? तो क्या करें, टिक करें क्या? मूर्तिकला के लिए सर। टिक करें, लॉक किया जाए? सर वैसे वो वास्तु है, तो वास्तुकला के लिए, क्योंकि वो एकात्मक को जो पत्थर को काट के बनाया गया है, ये तो वास्तु काहे नहीं चुन रहे हो वास्तुकला? अरे सर काहे तो देखे नहीं शिल्पकला का, वही तो गड़बड़ करोगे, वही तो गड़बड़ करोगे ना। इसीलिए इंग्लिश वर्जन को भी ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करिए। इंग्लिश वर्जन, आर्किटेक्चर, शिल्पकला का संबंध, यहाँ पर शिल्प कला को आर्किटेक्चर के रूप में रखा गया है, तो आप जानते हैं कैलाश मंदिर आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अभी 1 करोड़ आपके चले जाते। आइए, सीधी लेटी रेखा चित्रकला में चिन्ह है, सीधी लेटी रेखा चित्रकला में क्या प्रदर्शित करती है? सीधी लेटी, जो आपकी क्षैतिज रेखा है वो आपको क्या प्रदर्शित करती है? सीधी लेटी रेखा, ठीक है, तो आराम प्रदर्शित करेगी, ध्यान रखना, आराम प्रदर्शित करेगी। आइए, द्रविड़ शैली जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया? तो ध्यान रखना, शिल्पकला के लिए जब पूछेगा, द्रविड़ का जब अर्थ आएगा तो द्रविड़ वास्तु की बात करेगा, द्रविड़ शैली यानी कि जो वास्तुकारी की जो शैली आपकी थी, ये उसकी बात करेगा, उसकी बात कर रहा है आपसे यहाँ पर, तो शिल्पकला के लिए। ठीक है, इंग्लिश में आर्किटेक्चर लिखा है, ध्यान रखना, वास्तुकला के लिए। बात क्लियर है? जी सर, ठीक है। आगे चलें, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 125 है, खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आगे चलिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक गांव में स्थित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ले इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। आगे चलिए, 126 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कला का तत्व है, ठीक है, कला का तत्व, रेखा, रूप, वर्ण, तानपोत, अंतराल, उसकी बात कर रहा है, तो रंग, आपको ध्यान रखना, राइट आंसर क्या निकलेगा? रंग, ये कला के तत्वों में शामिल है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फुलकारी कला क्या है? ये एक क्वेश्चन आपको बहुत बारीकता के साथ चुनना है, आप शायद लोक कला भी चुने, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लोक कला चुनने के लिए इजाजत नहीं दे रहा हूँ, आपको क्या चुनना है? शिल्प यानी कि क्राफ्ट आर्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दिक्कत हो सकती है। जी सर, एक क्राफ्ट कैसे हो जाएगा फुलकारी? फुलकारी साड़ी बुनने की, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोक कला के अपने भी पार्ट होते हैं। अगर लोक कला की हम बात करें तो लोक कला में आप क्या शामिल करेंगे बताइए? क्या लोक कला में आप केवल चित्रकला को शामिल करेंगे? नहीं सर, लोक कला में चित्रकला थोड़ी ना, जैसे जैसे चंबा के रुमाल पे जो कढ़ाई होती है, तो रुमाल वहाँ के लोक कला में आती है। हाँ ठीक है, तो कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, पुताई, कढ़ाई, बुनाई, ये सब काहे में आता है? कढ़ाई, बुनाई हस्तशिल्प के अंतर्गत, हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आता है, ये हस्तशिल्प कला के अंतर्गत आता है, जिसको हम क्राफ्ट वर्क भी बोलते हैं या क्राफ्ट आर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, रंगों के द्वारा हम सज्जा का लेके समझ गए थे।
चित्रकला में आप ब्रश की सहायता से, रंगों की सहायता से किसी धरातल, कागज, कैनवास, दीवार आदि पर पेंटिंग करते हैं तो वो चित्रकला हो जाती है लोक कला के अंतर्गत। लोक चित्रकार, लोक गायक होते हैं आपके, लोक डांसर होते हैं, फोक डांसर होते हैं। क्यों होते हैं? तो यहाँ पर उसके दो पार्ट करेंगे, क्राफ्ट आर्ट। तो ये फुलकारी जो है वो कढ़ाई की एक कला है जो सबसे पहले क्राफ्ट आर्ट के अंतर्गत रखेंगे। अगर ये ना विकल्प में होता तो हम लोक कला का विकल्प चुन सकते थे। ये मेरा मानना है, ये तर्क है इसका। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, आगे आइए। राजस्थानी शैली की खोज किसने की थी? तो सबको पता है आनंद कुमार स्वामी ने की थी। राजपूत नामक पेंटिंग 1916 आई, उस पेंटिंग में इन्होंने राजस्थानी शैली का विभाजन किया। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर उसका विभाजन किया गया और इसकी खोज का श्रेय भी आनंद कुमार स्वामी को जाता है, ये ध्यान रखें। कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार बनने से पहले सेना में ड्राफ्टमैन था? तो शोभा सिंह थे। ये शोभा सिंह जो थे वो सेना में ड्राफ्टमैन थे। इनका फेमस चित्र है कांगड़ा दुल्हन। एक चित्र आगे अभी आपको पेपर में मिलेगा, कांगड़ा दुल्हन इनका सबसे फेमस चित्र है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अगला देखते हैं। बसोहली कला केंद्र है, तो बसोहली इनमें से किसका कला केंद्र है? जयपुर का है, कुल्लू का है, कांगड़ा का है कि जम्मू का है? बताइए। जम्मू का। जम्मू के अंतर्गत लेकर चलेंगे बसोहली शैली को, जम्मू का प्रसिद्ध कला केंद्र है। आगे आइए, सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बने हैं? सीधी सी बात है, चुनार का बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन। आपको ध्यान रखना है कि चुनार के बलुआ पत्थर से बुद्ध की, सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति है वो चुनार का बलुआ पत्थर उसमें यूज किया गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से मुगल बादशाह ने मुगल चित्र शैली को प्रारंभ किया? तो मुगल चित्र शैली का प्रारंभ कौन करेगा? बताइए। अकबर के समय में ये शैली प्रारंभ हो जाती है और जबकि न्यू किसके समय में पड़ती है? हुमायूं के समय में। तो जब तक न्यू ना कहे तब तक अकबर चुनिए और अगर न्यू कहे तो हुमायूं चुनिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए अपना। 1904 में कौन से चित्रकार को केसरे हिंद मेडल दिया गया था? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। सर राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा को केसरे, हाँ 1904 में राजा रवि वर्मा को केसरे हिंद दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? नहीं, हेनरी नाइट पुरस्कार दिया गया था ना जी, कोई नाइट हुड करके कुछ ऐसे। हाँ, नाइट हुड की उपाधि दी गई थी। अच्छा ठीक है, चलो हटाओ, आगे चलिए। 134 नंबर देखते हैं। मशहूर टेराकोटा मंदिर इनमें से कहाँ है? तो विष्णुपुर में, कलकत्ता के विष्णुपुर में। ठीक है, ये टेराकोटा मंदिर स्थित है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे चलिए, जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफाओं में मिलता है? तो आप जानते हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत है नहीं, इसका राइट आंसर आप स्वयं चुन लेंगे। अजंता। जातक कथाओं का अजंता में। अगला प्रश्न आपका है कि चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? इसको हम बताए दे रहे हैं, ये सतीश गुजराल की श्रृंखला है प्लेमेट्स, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्लेमेट श्रृंखला किसकी है? तो सतीश गुजराल की है। आगे चलिए, गांधार की भारत में समकालीन कला कौन सी थी? यानी कि गांधार कला के समकालीन, यानी गांधार शैली के समकालीन इनमें से कौन सी शैली चल रही थी? बताइए। मथुरा कला। मथुरा कला। हाँ, ध्यान रखना, ये मथुरा कला कुषाण काल वाली है और मथुरा कला गुप्त काल वाली वो दूसरी थी, उसका संबंध गांधार शैली से नहीं है। ठीक है, तो फोकस करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज वाला आपको क्वेश्चन दिया है पेपर में। आगे आइए, जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग कौन से थे? तो जैन शैली में कौन से रंग प्रयुक्त किए गए थे? चमकीले, चटकीले, यानी कि प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया था। कैसे? प्राथमिक रंगों का। आइए, भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है? तो भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन कौन सी गुफाएं हैं? दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताने हैं उत्तर प्रदेश को, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे बताने हैं जहां से उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक कला के चित्र मिलते हैं। दो डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर और बांदा। बिहार में शाहाबाद है, राजस्थान में अलमिया, कोटा है, पिथौरागढ़, लखोदियार। राजस्थान में आप जानते हैं, ओ सॉरी, मध्य प्रदेश की तो बात हो ही गई, भीमबेटका, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, पहाड़गढ़।
मुरैना वाले, मंदसौर वाले, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में। शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो शिव की तपस्या या सती या जो कुछ कहना हो आप कह लीजिए। राइट आंसर क्या निकलेगा हमारा? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। जो पढ़े हैं उसके आंसर आप बताएंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसका आंसर हम बताएंगे। मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, मथुरा कला पर प्रभाव पड़ा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये एकदम सटीक आंसर है, यानी कि मथुरा से हमें जैन, हिंदू और बुद्ध तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे आइए, एक क्वेश्चन ये है 142 नंबर, इसका उत्तर आप लोग देंगे। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? इसका आंसर आप ही लोग देंगे, हम नहीं देंगे। डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। ध्यान से पढ़िए, पढ़े हुए क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे, हम बता दे रहे हैं पहले। 143, कौन सी पहाड़ी चित्र शैली की कला संस्था में अधिकतर कृष्ण जी से संबंधित चित्र बने हैं? ठीक है, ये आपको हम बताए दे रहे हैं। इसको आपको कांगड़ा के साथ लेके जाना है, आपको किसको? कांगड़ा के साथ में, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा गड़बड़ है कि नागर शैली, ठीक है, नगर स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड। अब ये नागर समझ में नहीं आ रहा है कि नागर शैली का मतलब यहाँ पर है, ठीक है भाई, नागर का कुछ संबंध में आ रहा है किसी को कि नागर का अर्थ क्या है यहाँ पर? सर मंदिर से रिलेटेड नहीं है। पेंटिंग पूछ रहा है कि नागर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जी। पेंटिंग का मतलब चित्रकारी से है। सर राजस्थानी तो नहीं होगा? ओए, आंसर तो राजस्थानी चुनेंगे, लेकिन बस यही दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस आधार पे ये कह रहा है और क्या कह रहा है। आपने लिखवाया था उनियारा में नगर, जो लिखवाया था उससे संबंधित तो नहीं है? उनियारा नागर जो मतलब केंद्र था ना वहाँ का। नागौर तो नहीं है? नागौर, हाँ हो सकता है नागौर वाला ही हो, ये नागर नागौर वाला से है ना। हाँ, तो राजस्थानी शैली आंसर इसका यही निकलेगा, चाहे आप स्थापत्य से जोड़ करके देखेंगे या ऐसे पेंटिंग से जोड़ के देखें तो उसका आंसर क्या निकलेगा? राजस्थानी ही निकलेगा, ठीक है। चलिए, टेक्सचर क्या है? तो आपको पता है टेक्सचर क्या है, हम तो नहीं बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। धरातल, धरातल। तो धरातल है। टेक्सचर क्या? धरातल का गुण ही क्या कहलाता है? टेक्सचर कहलाता है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है, ये क्वेश्चन आपके पास है। राइट आंसर आप चुनिए, फटाफट आगे बढ़े फिर। टेराकोटा से। टेराकोटा से। कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन का चित्र तेल रंगों में बनाया था? अभी आपसे हमने कहा था, आगे चित्र मिलेगा। शोभा सिंह। शोभा सिंह। इनमें से कौन सा कलाकार बंगाली स्कूल का नहीं है? अब बताइए कौन सा नहीं है? यामिनी राय। गगनेन्द्र नाथ कहाँ लिखे हैं? यामिनी होना चाहिए। यामिनी राय। मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन था? अब बताओ। तो ईबी हैबल। अजंता गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र। बस कहानी खत्म। 60 प्रश्न है। कितने आपके पढ़े हुए आए हैं? लगभग सभी पढ़े वाले हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन आपको नहीं मिले पढ़े वाले। तो पता नहीं क्यों सर, वही टीजीटी वाला पेपर थोड़ा टफ आ जाता है, नहीं तो तो आसान लगता है, पता नहीं क्यों। अब तक जितना पेपर आया हम लोगों के पास, सिर्फ टीजीटी वाला जब सामने आता है पेपर देने बैठते हैं तो तभी लगता है कि वो तो बहुत कठिन आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। नहीं लगेगा, जब सिलेबस पूरा पढ़ जाएगा, जब पूरा सिलेबस पढ़ जाएगा तब नहीं लगेगा। जब पूरा सिलेबस पढ़ जाएगा तब नहीं लगेगा। अभी पढ़े कहाँ हो? अभी समकालीन उत्तर प्रदेश राजस्थान कलाकार तो सब बाकी पड़े हैं भैया। जी सर, ये तो है। ठीक है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या हमसे? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, पूछने वाला कुछ है ही नहीं। कोई कुछ बोला है, पता नहीं, हमारा नाम लिया था हमको, हो सकता है कुछ। हम ही नाम लिए थे, लेकिन हम नहीं लिए, हम पहले लिए थे नाम आपका। चलो ठीक है, कल का इंतजार करिए। कल आपके 2 टेस्ट होंगे, एक रात को जो ऑनलाइन वाला होता है वो होगा, और आपका मुगल शैली से होगा। तो आप मुगल शैली मेंटेन करिए अपनी।
बाकी वो तो ओरल वाला होगा, उसमें वेस्टर्न भी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। तो आप अपना मुगल वाले पे फोकस रखिएगा, शाम वाले को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वो अलग बात है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलिए ठीक है। ठीक है सर। नमस्ते सर। लेकिन कल तो क्लास होगी ना, टेस्ट आपका नहीं होगा कल, कल आपकी क्लास होगी। रात वाला टेस्ट आप अटेंड करिएगा जो आपका ऑनलाइन वाला होगा। जी बताएं, ठीक कोई कुछ पूछ रहा था? ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है भैया। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। छोटे स्टूडेंट। ओ स्वागत है। छोटे स्टूडेंट का नाम क्या है भाई? आरुष पांडे। ओ स्वागत है, स्वागत है मेरा भैया। नाम आरुष पांडे है। जी आरुष। थैंक यू सर। ओके वेलकम।